हेलो फ्रेंड्स। फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। तो पहला एक्सरसाइज है द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.43 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। पहले देखिए, बैटरी है हमारे पास, एक बैटरी है और बैटरी का अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा मिलकर बैटरी हुआ। ये पूरा मिलके आपका बैटरी हुआ। ये जो बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, 0.4 ओम दिया हुआ है। ये दे दिया है। अब आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इसको जो है बैटरी को कहाँ कनेक्ट करते हैं, किसी डिवाइस के साथ, और उस डिवाइस में होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये आर एल लिखा, लोड रेजिस्टेंस, ये डिवाइस का रेजिस्टेंस है। अब इससे होकर आपका करंट जो है सो निकलेगा बैटरी से। कितना करंट निकलेगा बैटरी से, कितना ईएमएफ है यहाँ पर, इसका ईएमएफ कितना है, ई बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ये दो इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपका एक्सप्रेशन है करंट का, ठीक है। और ए मैक्सिमम कब होगा, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर ए फिक्स्ड है, ईएमएफ जो बैटरी का है वो तो फिक्स्ड है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का है वो भी फिक्स्ड है। तो क्या वैरी करता है, ये लोड रेजिस्टेंस। हम अलग अलग डिवाइस पर से इसको कनेक्ट करेंगे इस बैटरी को, उस अलग अलग डिवाइस का लोड रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इसी पर वैरी करता है। आई आपका जो है वो एक फंक्शन हो गया आर एल का, लोड रेजिस्टेंस का। तो आई मैक्सिमम कब होगा, ये करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो वेरिएबल है, जो लोड रेजिस्टेंस है, वो सबसे कम हो जाए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। और वो सबसे कम क्या हो सकता है, ये निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो सबसे कम वो 0 हो सकता है। और ये रहा आपका मैक्सिमम करंट जो ड्रॉ किया जा सकता है बैटरी के साथ में। ई के वैल्यू दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इंटरनल जो करंट मैक्सिमम ड्रॉ किया जा सकता है बैटरी से, उसका वैल्यू हो गया 30 एम्पियर। ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। कनेक्ट कर लेते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है। बैटरी जो पूरा होता है वो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में होता है। ये हमारा बैटरी है। इफ द करंट इन द सर्किट 0.5 एम्पियर, इससे जो करंट जा रहा है वो है 0.5 एम्पियर का, और इसमें दे दिया है वैल्यू कि ये 10 वोल्ट इसका ईएमएफ है, 10 वोल्ट, और ये स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ये आर कितना है ये पूछ रहा है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। टर्मिनल वोल्टेज मतलब कि ये बैटरी यहाँ तक है ना, एक टर्मिनल इसका यहाँ पर है पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है। तो ए और बी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कितना है और एक रेजिस्टेंस कितना है, ये दो चीजें हमसे पूछा गया है। देखिए करंट के लिए हम एक्सप्रेशन तुरंत दे सकते हैं। करंट कितना है, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसके सम अप के बराबर होता है। अब यहाँ पर सब कुछ पता है एक्सेप्ट आर, इसलिए हम इसको, ये एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। वैल्यू रखिए, करंट का वैल्यू है 0.5 एम्पियर, ई के वैल्यू है 10 वोल्ट, आर का वैल्यू हमें पता करना है, और स्मॉल आर का वैल्यू 3 ओम दिया हुआ है। तो आर प्लस 3 जो है ये हो गया 20,
तो कैपिटल आर जो है सो 17 ओम हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पता हो गया हमें 17 ओम है। दूसरा हमें बताना है वोल्टेज अक्रॉस ए बी नहीं बैटरी, सो वी ए बी, यही है वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, वोल्टेज अक्रॉस बैटरी। कैसे इसको देखें, यहां से स्टार्ट करते हैं, हम जाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो बैटरी है विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके यहाँ पर ड्रॉप हुआ, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो ड्रॉप कितना आया, ये मान लीजिए ये बैटरी का वोल्टेज कितना है, ईएमएफ कितना है 10 है, तो ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो आप कह सकते हो 5 वोल्ट है -5 वोल्ट है ऐसे। ये जो ई दिया हुआ है इसका ईएमएफ दिया हुआ है, मैंने विदाउट ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू है 10 ईएमएफ। करंट किधर जा रहा है, जिधर हम जा रहे हैं ए से बी की ओर मुझे जाना है, मुझे ए से बी की ओर जाना है, राइट। तो हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, करंट बी से ए की ओर आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो माइनस साइन देना पड़ेगा। आई ओम्स लॉ, यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ में जो V इक्वल टू आई आर जो है ये वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस सम एलिमेंट, और जो करंट उसमें बह रहा है। तो यहाँ पर जो ड्रॉप है वो है आई आर, आई का वैल्यू जो है आई लिखे हैं, आर का वैल्यू कितना है स्मॉल आर है, राइट। 10 माइनस आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू तो दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और स्मॉल आर रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है, तो ये हो गया 10 माइनस 1.5, सो 8.5 वोल्ट। ये आपका वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, बैटरी के जो दोनों टर्मिनल है उसके वोल्टेज, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कहते हैं। आप यदि एमीटर लेकर वोल्ट मीटर लेकर आप मेजर कीजिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कितना इसका वोल्टेज है जब करंट फ्लो कर रहा है, तब आपको मिलेगा ये 8.5 वोल्ट। यदि आपको पता करना है कि कितना ईएमएफ है तो आपको यूज करना पड़ेगा एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का खासियत ये है कि वो इससे करंट ड्रॉ नहीं करता, और जब इससे करंट ड्रॉ नहीं होगा तो ये एग्जैक्टली मेजर करेगा ये दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना है। लेकिन यदि आप करंट को फ्लो करा के लाइक जैसे वोल्टमीटर में है करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं तो वहां पर आपको यही वोल्टेज नजर आएगा 8.5 वोल्ट। वो भी तब आएगा जब ये करंट फ्लो कर रहा है, और यदि कोई इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है और आप जब वोल्टमीटर लगाओगे तो वोल्टमीटर खुद ही थोड़ा सा करंट पहले इसमें भेज देता है। अब वो कितना करंट भेजता है उस हिसाब से इसका वोल्टेज जो है आपको मिलेगा 10 वोल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3.3 क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। यूजुअली रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं, लेकिन ये 27 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इसका यदि हम कैल्विन स्केल में कन्वर्ट करें तो 300 कैल्विन आता है। 25 डिग्री सेल्सियस का कैल्विन में यदि हम कंपेयर करें तो 298 कैल्विन आता है, तो हमें 300 कैल्विन लिखना बेहतर लगता है कैलकुलेशन के हिसाब से, इसलिए हम कह देते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस मेरा रूम टेम्परेचर है। यूजुअली रूम टेम्परेचर ये होता है। एनीवे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 100 ओम है। ये 27 मैंने लिखा कि 27 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। नेक्स्ट, what is the temperature of the element in the resistance if the resistance is found to be 117 ohm। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर थीटा पर इसका रेजिस्टेंस मिला 117 डिग्री ओम। बोला थीटा कितना है ये बता दो भाई। आगे उसने इंफॉर्मेशन दे दिया है कि गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको अल्फा कहते हैं ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेसिस्टर इज 1.70 टाइम्स 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ये इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है, और ये बताया गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पर कोई भी हीटिंग एलिमेंट है, जैसे कि हमारा आयरन है उसमें हीटिंग एलिमेंट है, या कुकिंग टॉप जो होते हैं इलेक्ट्रिकल वाले हीटिंग कुकिंग टॉप जो होते हैं, वो जो है हॉट प्लेट जिसको कहते हैं, उसका उसमें जो नाइक्रोम का रजिस्टर रहता है वो है। यूजुअली ये सारे नाइक्रोम के बने होते हैं, और नाइक्रोम का खासियत ये है कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर उसका डिपेंड नहीं होता, लेकिन फिर भी जहाँ पर ये होता है टेम्परेचर पर डिपेंडेंस
वो वहाँ पर पूरा लीनियरली होता है। मतलब कि ये फार्मूला जो है आपका आर थीटा इजकल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये पूरी तरह से वैलिड होता है इस मटेरियल के लिए, नाइक्रो मटेरियल के लिए। हालांकि इसमें ये अल्फा वैल्यू बहुत कम होता है, अल्फा स्मॉल है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है कंपेयर टू अदर मेटल। लेकिन जहाँ भी वेरिएशन होता है ये पूरा लीनियर होता है, इसलिए क्वेश्चन में इसी को यूज करता है। ओके, तो आपको थीटा बताना है, यहाँ पर ये सारे वैल्यू दिया हुआ है। आप यहाँ ये जो देख रहे हो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर ऐसे लिखा हुआ है। आप सोच सकते हो आर जीरो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर, और थीटा थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, आप सोच सकते हो। लेकिन ये आर जीरो कोई 0 डिग्री सेल्सियस पर होने का जरूरत नहीं है, ये कोई रेफरेंस है एक्चुअली। आर थीटा यहाँ पर जो है, ये जीरो जो हमारा है उसको क्यों नहीं ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर आर जीरो जो है वो रेफरेंस टेम्परेचर पर है, कोई एक टेम्परेचर है बस वहां पर है, वो जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। तो हमारे केस में ये 27 है, आर जीरो हमारा 27 है। तो सेम फार्मूला को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, आर थीटा इसका टू ये रेफरेंस आर जीरो है, उसको हम आर 27 कर सकते हैं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। हमसे टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, ये डेल्टा थीटा कितना है, डेल्टा थीटा है थीटा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो यहाँ पर है 27 डिग्री सेल्सियस। ये आर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 117, आर 17 का वैल्यू, आर 27 का वैल्यू दिया है 100, ये दोनों जगह से 1 प्लस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 टाइम्स 10⁻⁻⁴, और ये डेल्टा थीटा निकाल लेते हैं। एक बार डेल्टा थीटा निकल जाएगा तो थीटा निकाल लेंगे। अब यहाँ से आप जो है इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको उधर ले गए तो हमें डेल्टा थीटा आता है, हम डायरेक्ट निकालते हैं। 117 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 1.70 टाइम्स 10⁻⁻⁴, इतना आता है आपका। ये कितना हो गया, ये हो गया 17, ये हो गया 100, इसको हम लिख सकते हैं 1.7 टाइम्स 10⁻⁻⁴। ये 7 को हम ले गए ऊपर, ये दोनों खत्म हो गया, एक तो यहाँ से खत्म हो गया, और आपका आ गया 10⁻3 नीचे में -3, ऊपर में 3, मतलब 1000। ये है डेल्टा थीटा का वैल्यू। डेल्टा थीटा मतलब जो थीटा चेंज हुआ है, चेंज कहाँ से शुरू हुआ है होना, पहले 27 पर था, उसके बाद थीटा पर गया, तो 27 टू थीटा। और ये 27 किस में है, डिग्री सेल्सियस में है, राइट, तो ये भी डिग्री सेल्सियस में ही आएगा 1000। थीटा जो है सो 1027 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन में नहीं कहिए, आप इसको केल्विन में कहते तो ऐसे दोनों को केल्विन में रखना पड़ता ना। यहाँ पर आपका जो डेल्टा थीटा आ गया 1000। अब देखिए, यदि ये आपको हम एक बार फिर याद दिला देते हैं कि ये डिग्री सेल्सियस में जो चेंज है वो होता है केल्विन में चेंज के बराबर। जैसे कि मान लीजिए आप 10 डिग्री सेल्सियस पर से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो चेंज आया आपका कितना आया, 30 आया। अब यही चेंज जो है, यदि इसको हम चेंज कर देते हैं केल्विन स्केल में, ये तो डिग्री सेल्सियस में है, ये केल्विन स्केल में करते हैं, तो 10 डिग्री कितना आ जाएगा, 273 प्लस 10, यहाँ से बढ़ के कहाँ चला गया, 40 का मतलब 273 प्लस 40। अब जो चेंज यहाँ पर आया है डेल्टा टी कहते हैं, दिस माइनस दिस, तो 273 देखिए यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपको फिर 30 मिला। तो यहाँ पर जो आपको जो है डेल्टा थीटा जो कि डिग्री सेल्सियस में है वो भी 30 है और केल्विन भी 30 है। तो जो चेंज होता है वो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम होता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू सेम नहीं होता है। 10 डिग्री सेल्सियस आपका नहीं है 10 केल्विन के, लेकिन ये जो चेंज है 10 टू 40 गए, हाँ, तब यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस में चेंज आया, जो केल्विन स्केल में जो चेंज आया, वो दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर भी आपका देखिए ये चेंज है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, तो आप इसे डिग्री सेल्सियस या केल्विन स्केल दोनों में से किसी एक में ले सकते हैं। तीसरा फ़ारेनहाइट में नहीं लीजिएगा, फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला अलग होता है। ये दोनों का जो जीरो है, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 100 मार्क्स दिए गए हैं, दोनों 100 लाइन दिए गए हैं दोनों ही स्केल में, डिग्री सेल्सियस स्केल में भी और केल्विन स्केल में भी। लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 100 नहीं,
मेरे ख्याल से 180 केल्विन दिए गए हैं, 180 लाइन दिए गए हैं फॉरेनहाइट स्केल में, तो वहां पर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम डिग्री सेल्सियस में लिख दिए 1027 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3.4 क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट which pass through a wire of length 15 meter and uniform cross section area 6 times 10 to power 7 मीटर। मान लीजिए ये आपका वायर है, इसका जो एरिया है वो कितना दिया है 6 टाइम्स 10 टू पावर -7 मीटर स्क्वायर, और इससे होकर कोई करंट पास कर रहा है, बहुत ही छोटा करंट है। लेंथ इसका कितना दिया है 15 मीटर। इसका रेजिस्टेंस कितना मेजर किया है 5 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट? रेसिस्टिविटी कितना है इसका वो बताना है। R इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो L बाय A। ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमें बताता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है इसका मटेरियल प्रॉपर्टी पर और इसके डायमेंशन पर। इसने क्यों बोला यहाँ पर कि ये नेग्लिजिबली स्मॉल करंट है? ये शायद इसने ये ऐसा इसलिए बोला कि यदि ज़्यादा टेम्परेचर हम देंगे तो इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और हीट जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इसका डायमेंशन को चेंज कर देगा, और एक बार डायमेंशन चेंज हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर जब चेंज होगा तो आर रो भी चेंज हो जाएगा, तो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बुक में ये कह दिया गया कि नेग्लिजिबली स्मॉल करंट है, मतलब वो सारे जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है रो के वैल्यू निकाल सकते हैं। सब कुछ दिया हुआ है, देखिए आर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो ये तो प्रॉब्लम कैसा हो गया, यानी जस्ट सब्सटीट्यूट कीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो रो का वैल्यू हो गया आर टाइम्स ए बाय एल, और सबका वैल्यू हम रखते हैं रो 5 ए जो है सो 6 टाइम्स 10 टू पावर -7 बाय एल का वैल्यू है 15, ये हो गया 3 टाइम में, ये हो गया 2 टाइम्स, तो आया आपका 2 टाइम्स 10 टू पावर -70 ओम मीटर। ये इसका यूनिट है ओम मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल यही फॉर्मूला यूज करना है और इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है। यदि थोड़ा सा जो ट्रिक है वो जो आपके इग्नोर कर सकते हो, उसने यही कहा है कि नेग्लिजिबली स्मॉल करंट दिया गया है ताकि टेम्परेचर के इफेक्ट को इग्नोर किया जा सके। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर वायर है, ले लेते हैं सिल्वर वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है 2.1 ओम, किस टेम्परेचर पर 27.5 डिग्री सेल्सियस पर 2.1 ओम दिया है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम किस पर दिया है एट 100 डिग्री सेल्सियस पर दिया है। डिटरमिन द टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा जो वैल्यू है, ये टेम्परेचर जब चेंज करता है ना आर थीटा इक्वल टू आर जीरो, ये रेफरेंस लेते हैं, जीरो भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, 1 प्लस अल्फा थीटा डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर अल्फा जो है यही है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये यही है अल्फा, और यही आपको आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर जो फार्मूला यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, आर थीटा, थीटा नहीं, इसको हम ऐसा करते हैं, थीटा को यहाँ पर जो है सो 100 लिख देते हैं, और ये जो जीरो है इसको हम लिख देते हैं 27.5 डिग्री सेल्सियस। ये जीरो जीरो नहीं, रेफरेंस है एक्चुअली। तो आर जो है सो कितना है 100 इक्वल टू आर 27.5 डिग्री सेल्सियस, दोनों डिग्री सेल्सियस में है, 1 प्लस अल्फा और डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टेम्परेचर चेंज किया 100 माइनस 27.5। सिंपली हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, यही तो यूज कर रहे हैं। थीटा की जगह पर ये 100 है, यहाँ पर देखिए आर जीरो की जगह पर आर 27.5 है, 1 की जगह 1 है, अल्फा की जगह अल्फा है, और चेंज इन टेम्परेचर की जगह पर डिग्री सेल्सियस में ही हम लिख रहे हैं 27.5 टू 100 गया है,
ये है आपका। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है अल्फा का। इसका वैल्यू कितना है 100 का 2.7, 27.5 डिग्री सेल्सियस पर 2.1, 1 प्लस ये कितना आ गया अल्फा टाइम्स ये आ गया आपका 72.5, और यहाँ से आप अल्फा निकालिए। अल्फा आ गया 2.7 माइनस 2.1 होल डिवाइडेड बाय 2.1 टाइम्स 72.5, ये आपका वैल्यू है। ये कितना आ गया 0.6, ये हो गया 2.1 टाइम्स 72.5, इतना आपका रेसिस्टिविटी है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर ये एक डेसिमल खत्म हो गया 21, ये भी इधर से चला गया तो 5 14 17 25, 5 दूनी 10, अब आया ऊपर में 4 और नीचे में कितना आ गया 3, समथिंग लाइक इतना आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से 3 ठो यहाँ पर डेसिमल देते हैं अपने मान से और यहाँ पर 10⁻³ कर देते हैं, कर सकते हैं। तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 1.01 जो कि ऑलमोस्ट 4 है, मे बी 3.9, और ऊपर जाके हो गया 10⁻³ इतना ओम मीटर। ये आपका आंसर। यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 1.01 है, सो ऑलमोस्ट 4 है, थोड़ा कम होगा तो हम अंदाज से 3.9 लिखते हैं। ये आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम, देखिए फिर नाइक्रोम आ गया। नाइक्रोम जो है ये एक एलॉय है जिसमें मेनली कंस्टिट्यूएंट जो मेटल है वो है आयरन, और थोड़ा सा उसमें नाम है देखिए नाइक्रोम, सो निकेल क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम, और जो मेन इसमें आयरन है वो लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीजों से बना हुआ एलॉय है। वो कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई, ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये नाइक्रोम वाला रेजिस्टेंस है, यही हीटिंग एलिमेंट है। इसको कनेक्ट किया गया है एक सप्लाई से 230 वोल्ट का सप्लाई से। ठीक है, और इनिशियल करंट को इसको जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, कहीं पर स्विच दे देते हैं, तो स्विच यहां पर जो है सो ये है हमारा स्विच है। ये जो स्विच जैसे ही हम ऑन करते हैं इससे कितना करंट फ्लो करता है T=0 पर। इसमें जो करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं I0, और उसका वैल्यू दिया हुआ है 2.8 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। अब थोड़ा देर के बाद में शुरू में क्या है कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट भी चेंज करते रहेगा, और ये स्टेडी स्टेट में नहीं रहता है। स्टेडी स्टेट कहने का मतलब है कि करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है अब वो स्टेबलाइज कर चुका है, अब जो भी वैल्यू है उतना ही फ्लो करेगा। इस केस में वो वैल्यू दिया हुआ है ना कि व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस of nichrome averaged over the temperature range is this much here। वो करंट उसने नहीं दिया, उसने करंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है कि थोड़ा देर के बाद में, जैसे इसको हम फिर से बनाते हैं, ये तो T=0 पर था। अब मान लीजिए वो T=T पर जब वो स्टेडी स्टेट आ चुका है, स्टेबलाइज कर चुका है, तो उस केस में ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कुछ और है, स्विच तो लगा हुआ ही है 230 वोल्ट, इसमें करंट मान लीजिए I है। रूम टेम्परेचर जो है सो 27 डिग्री सेल्सियस है बाहर का टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाएगा, शुरू में कितना टेम्परेचर रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जो रूम टेम्परेचर है, वही एलिमेंट का भी टेम्परेचर रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम है एनवायरनमेंट के साथ में। अब ये जो है इसमें करंट बह रहा है, थोड़ा देर बहने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि जूल हीटिंग आया। करंट जब बहता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाता है, अब बढ़ के इसका टेम्परेचर मान लीजिए थीटा डिग्री सेल्सियस हो गया, और वो टेम्परेचर ही पूछ रहा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना थीटा है वही हमसे पूछ रहा है। इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज दिस मच। यहाँ पर
यहाँ पर दे दिया है 2.8 एम्पियर और 3.2 एम्पियर। 3.2 एम्पियर शुरू में था, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 3.2 एम्पियर था, ये 2.8 एम्पियर है। शुरू में टेम्परेचर ज़्यादा था, करंट ज़्यादा था 3.2 एम्पियर। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है कितना आएगा, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस आएगा, ओम्स लॉ लगा रहे हैं, V बाय आई, V इसका टू आई आर। यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया, V कितना है वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वही जो इसका ईएमएफ है, क्योंकि और कोई बैटरी रजिस्टर नहीं है जहाँ पर ड्रॉप हुआ होगा। इसका टोटल का टोटल जो ड्रॉप हो रहा है 230 वोल्ट जो इसका ईएमएफ है, वो टोटल का टोटल ड्रॉप कौन कर रहा है, अकेले ये नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट कर रहा है। तो ये हो गया 230 वोल्ट वोल्टेज अक्रॉस दिस नाइक्रोम डिवाइडेड बाय आई, करंट है इसमें कितना करंट जा रहा है 3.2 एम्पियर, इतना रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको हम R1 कहें, इसको R2 कहेंगे। R2 जो है सो कितना है, फिर यहाँ पर पहले की तरह ही 230 वोल्ट है, करंट आपकी 2.8 एम्पियर है। तो R1 और R2 हमें पता हो गया है, और हमें निकालना है क्या, टेम्परेचर निकालना है। तो देखिए ये जो टेम्परेचर करंट इसमें कम हुआ है, वो क्यों कम हुआ है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है। रेजिस्टेंस जो है सो थीटा का बढ़ गया है, और वो इसलिए बढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरा फाइनल वैल्यू नहीं निकाला है, लेकिन ये जो है 2.8 डिनोमिनेटर में कम है यहाँ कंपेयर टू R1, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, R2 जो है ज़्यादा है। अब ये R2 कैसे जाएगा, किस तरह से वैरी करता है टेम्परेचर के साथ में, तो वो है फार्मूला, तो आपने पहले भी देखा है, ये फार्मूला है। R2 जो है सो हायर टेम्परेचर पर है, R1 लोअर टेम्परेचर पर है, और ये चेंज इन टेम्परेचर है, या तो केल्विन स्केल में लिखिए या डिग्री सेल्सियस में लिखिए, दोनों तो एक्जैक्टली सेम रहता है। तो R2 कितना है, अब यहाँ से निकालना है क्या, मुझे डेल्टा थीटा निकालना है। एक्चुअली फाइनल टेम्परेचर पूछा है, स्टीडी टेम्परेचर पूछा है, तो पहले डेल्टा थीटा निकाल लेंगे, चेंज कितना हुआ टेम्परेचर का, उसके बाद में फाइनल टेम्परेचर निकाल देंगे। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आ जाएगा आपको R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय अल्फा, यही आएगा यहाँ से। R2 बाय R1, ये 1 को उधर ले गए, ये आया। अब क्या करना है आपको, सिंपली जो है सबका न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें फीड कीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू। R2 के वैल्यू देखिए यहाँ पर है 230 डिवाइडेड बाय 2.8, और ऊपर में था 230 R1 का वैल्यू डिवाइडेड बाय 3.2 एम्पियर, ये वाला माइनस 1, अल्फा का वैल्यू कितना है 1.7 टाइम्स 10⁻⁻⁴, यही है ना, यही है, ठीक है। तो यहाँ पर 230 चला गया, ये आ जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 2.8 माइनस 1, और इधर है आपका 1.7 टाइम्स 10⁻⁻⁴। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर ये 0.4 डिवाइडेड बाय 2.8 टाइम्स 10⁻⁴ बाय 1.7, ये 7 आ गया यहाँ पर, और 7 इधर है 1.7 10⁻⁴। यहाँ 2 जीरो ले लिए, इधर 2 जीरो इधर कर दिए, और ये कितना आ गया 11.9 नीचे में। अब 11.9 है तो ऑलमोस्ट 12 है, और 12 को 100 से हम यदि 12 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, समथिंग लाइक 96 समथिंग लाइक 8.4 आएगा टाइम्स 10⁻²। एग्जैक्ट जो है सो आएगा आपका 840, देखिए मैंने भी वही लिखा, लगभग अंदाज से लिखा 840 आएगा। ये कौन सा वैल्यू है, ये डेल्टा थीटा का वैल्यू है। डेल्टा थीटा मतलब जो चेंज में टेम्परेचर हुआ है, चेंज में टेम्परेचर कहाँ से हुआ है, शुरू में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है जो कि रूम टेम्परेचर है, बाद में इसका टेम्परेचर थीटा हो गया है। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर है हमें नहीं पता है, पता करना है, और इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ये आया 840। तो थीटा कितना आ गया 27 इधर चला गया प्लस 840 डिग्री सेल्सियस, आपका आ गया 867 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर है।
867 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3.6, जहाँ पर कि टेम्परेचर को नाइक्रोम का जो हीटिंग कॉइल है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, चूल्हा तापते हैं, वो सारी चीज़ें, शुरू में उसका करंट जो फ्लो कर बह रहा था 3.2 एम्पियर, 230 वोल्ट। आप सोच सकते हो कि यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं डीसी का, लेकिन ये 230 वोल्ट जो घर में हमारा एसी करंट आता है उसको भी इसमें लगाए तो करंट उतना ही बह रहा था, 3.2 एम्पियर। एसी लगाने से डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहेगा ना, हर साइकिल में डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, लेकिन उसकी वजह से हीटिंग में थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, रूट मीन स्क्वायर करंट वगैरह देखना पड़ता है, अल्टरनेटिंग करंट में आप पढ़ोगे उसे। लेकिन यहाँ पर सिंपल जो है सो केस रखा गया है कि ये जो है 230 वोल्ट सप्लाई से ड्रॉज एन इनिशियल करंट इतना लिखा है। यहाँ पर हमने जो है सो सिंपली यूज किया है एक बैटरी जैसा, समझ लिए कि ये जो है सो 230 वोल्ट जो है सो कांस्टेंट, इसने नहीं लिखा कि ये जो सप्लाई है एसी है ना, एसी रहेगा तो उसको थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। और इसके बाद में थोड़ा देर के बाद में इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई जो है सो 230 वोल्ट का ही है। और अब पूछ रहा है वो टेम्परेचर कितना है इसका, तो आपने देखा यहाँ पर कि वो टेम्परेचर आया 867 डिग्री सेल्सियस। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। अब यह देखिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, ये है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, और आपको इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है डिफरेंट नेटवर्क में, डिफरेंट ब्रांच में, ए बी ब्रांच, ए डी ब्रांच, बी सी ब्रांच, ए डी है, और बी सी ब्रांच, सी डी ब्रांच, सब में आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आपसे पूछा गया है। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जब हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो किरचॉफ्स का जो जंक्शन लॉ है उसको ध्यान में रखेंगे। मतलब किसी भी जंक्शन पर जितना कम इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। इनकमिंग करंट जो है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा, सम जो है। तो यहां से मान लेते हैं कि हमारे पास जो करंट गया है वो है, क्या मान लो इसमें, I1 प्लस I2 मान लेता हूँ। I1 इधर से चला गया, I2 इधर से चला गया, ठीक है। अब उसके बाद में इधर देखिए कुछ करंट से दिखा रहा है, I3 इधर से चला गया, I1 यहां से आया, I3 चला गया, बच गया कितना, I1 माइनस I3, वो इधर से चला गया। यहां पर हमने अभी किरचॉफ्स जंक्शन लॉ लगा दिया। I1 करंट है इनकमिंग और आउटगोइंग है I3 इधर, तो I1 माइनस I3 इधर होना चाहिए, तभी आउटगोइंग करंट भी वही I1 रहेगा। देखिए ये दोनों को ऐड कीजिए तो आउटगोइंग करंट भी I1 है। इधर से I3 आया और इधर से I2 आया, यहां से कौन सा करंट जाएगा, I2 प्लस I3। यहां पर फिर जंक्शन आया, ए इनकमिंग, ये आउटगोइंग करंट कितना होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट, तो ये दोनों को सम किए तो I3 खत्म हो गया, ये दोनों I1 और I2 को ऐड करके I1 प्लस I2 वही आ रहा था, वही वापस आया। जितना करंट इधर से बैटरी से जाएगा उतना ही करंट बैटरी को वापस आएगा। तो हमने यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो गया है, और ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेस्ड ऑन किरचॉफ्स जंक्शन लॉ पर कर दिया, या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है उस पर कर दिया। अब हमारे पास जो है सो एक लूप ये है, एक लूप ये है, नीचे वाला लूप ले लेंगे, ये वाला एक लूप ये है। हम चाहते तो ऊपर वाला भी ले सकते थे, हम चाहते जो भी मर्जी, हम आप कोई भी लूप ले लेंगे। 3 ठो लूप हमने ले लिया, एक ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर, एक ये वाला 2 और एक ये वाला, 3 लूप देखते। और तीनों लूप में ही किरचॉफ्स का जो है लूप लॉ लगा देंगे। हमारे पास 3 इक्वेशन आएंगे, ये तीनों 3 इक्वेशन देंगे, और हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, I1, I2 और I3। ये तीनों को सॉल्व करेंगे और हमारा काम खत्म। उसके बाद हम सब बता सकते हैं कि किस भी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले लूप 1 में चलते हैं। लूप 1 में क्या करना है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगाना है, जो वो यह कहता है कि किसी भी लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम है वो 0 होता है। तो हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ कितना ड्रॉप हो गया ओम्स लॉ के अनुसार, V = IR,
तो I1 है करंट और R है 10, इतना ड्रॉप हो गया। यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ से इधर चल रहे हैं, हम जिधर चल रहे हैं करंट भी उधर ही चल रहा है, तो ड्रॉप पॉजिटिव होगा। जिधर हम चल रहे हैं करंट उसका ऑपोजिट चलेगा, तो ड्रॉप निगेटिव होगा। तो यहाँ बी टू सी जाने में, बी टू डी जाने में हम और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो ड्रॉप है वो पॉजिटिव होगा। और इधर कितना करंट है I3, ये कितना है रेजिस्टेंस 5। अब यहाँ से डी से ए में जब हम जा रहे हैं तो हम जिधर चल रहे हैं करंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, माइनस दे दिए। करंट कितना है I2 और ये कितना आया 5 इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब लूप 2 में चलिए, ये लूप 2 है, हम चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, इधर या इधर हम किधर से भी चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर से हम चल रहे हैं, I3 जो है करंट की तरफ हम भी चल रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ जो ड्रॉप किया है I3 टाइम्स 5 पॉजिटिव ड्रॉप हुआ। यहाँ से फिर हम भी और करंट भी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का प्लस साइन होगा। और यहाँ पर करंट जो है I2 प्लस I3, और ये कितना है 10, ठीक है। और इधर जब जब जा रहे हैं करंट के सी टू बी में जब जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं सी टू बी, करंट आ रहा है बी टू सी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, माइनस साइन देंगे। और ये कितना है I1 माइनस I3 करंट, और वोल्टेज है 5 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई आप कीजिए, आपको इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन क्या है, माइनस I1 प्लस 2I2, ये 2I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं इक्वेशन लूप नंबर 3 में, यहां पर चलते हैं लूप नंबर 3 में, नीचे लूप नंबर 3 ये बैटरी वाला है, राइट, हम इधर से चल रहे हैं। तो ये बैटरी से स्टार्ट करते हैं, -10 वोल्ट, लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, माइनस हुआ, चेंज आया -10 वोल्ट, ठीक है। प्लस इससे होकर कितना करंट जा रहा है I1 प्लस I2, और 10 वोल्ट इधर है, हम जिधर जा रहे हैं करंट भी उधर ही जा रहा है, तो पॉजिटिव ड्रॉप हुआ। अब ये 5 ओम में आए, हम भी जा रहे हैं A टू D में, और करंट भी जा रहा है A टू D में, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ड्रॉप हुआ A2। और यहाँ D टू C जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं D टू C, और करंट भी जा रहा है D टू C। करंट है I2 प्लस I3 10 ओम, सब मिला के 0। और A आपको क्या दिया इसने, इसने दिया आपको 2I1 प्लस 5I2, यहां से देख लीजिए 10 10 20 5 25, तो 5I2 हो गया, प्लस 2I3, ये 2I3 यहाँ पर अकेला है, और इक्वल टू 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि किसी दो को मिलाकर आप थर्ड प्राप्त नहीं कर सकते, और 3 वेरिएबल हैं, तो आप इसको यूनिकली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब I1 का एक वैल्यू आएगा, I2 का एक वैल्यू आएगा, और I3 का एक वैल्यू आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1 और 2 दोनों को लेते हैं, और वो दोनों से हम क्या करते हैं I3 को एलिमिनेट कर देते हैं। आप कीजिए अपने से, I3 जो है सो आप उसको एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखा देते हैं दोनों को लिखकर, जैसे 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है -I1 प्लस 2I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 0। इससे मुझे I3 नहीं चाहिए, तो I3 का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, उसको यहाँ से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर I3 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो अप्रोप्रिएट है, जैसे यहाँ पर अभी इसको खत्म करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हर जगह सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नीचे का साइन चेंज कर दिया, एक खत्म। और आपको एक इक्वेशन यहाँ पर आ गया 3I1 इज इक्वल टू
ये कितना हो गया? हम्म, ये आ जाएगा आपका 4 8 + 9 I1 = 3 I2, नहीं 6 I2। तो फाइनली आपको जो इक्वेशन यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा 3I1 - 2I2 = 0। ये इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर ए। ये हमारा इक्वेशन अब I1 और I2 में, I3 नहीं है। ऐसे ही यदि हम 2 और 3 को लें, 2 एंड 3 को से यदि हम I3 को एलिमिनेट कर दें तो हम डायरेक्टली रिजल्ट लिखते हैं। तो हमारे पास आएगा जो इक्वेशन वो आएगा 5I1 + 8I2 = 4। ये आपका इक्वेशन नंबर बी है। ए और बी दोनों जो इक्वेशन है वो I1 और I2 में है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए, ए एंड बी को आप सॉल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा I1 = 4/7 एम्पियर, I2 = 6/17 एम्पियर और I3 = -2/17 एम्पियर। I1 I2 I3 का वैल्यू तीनों मिल गया। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए I1 I2 मिल जाएगा और उसके बाद तीनों छो इक्वेशन आपके पास है जिसमें I3 है। इक्वेशन नंबर 1 2 और 3, तीनों में से कोई भी आप ले लीजिए, उस I1 I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, I3 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको I1 I2 I3 मिल गया। और अब हम चलते हैं यहाँ पर और सबसे सभी सवालों का आंसर करते हैं। यहीं पर देखते हुए कर देंगे आंसर। ए बी में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। AD में कितना कर रहा है? I2। और BD में कितना कर रहा है? I3। AB AD BD, सेक्शन AB AD BD। हाँ, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, इसमें जो फ्लो कर रहा है वो I2, इसमें जो फ्लो कर रहा है वो I3। और ये वैल्यू सबका भी निकाले हुए हैं। 4/17 एम्पियर, ये है 6/17 एम्पियर और ये है -2/17 एम्पियर। ठीक है, 3 तो ब्रांच हो गया। बाकी ब्रांच में देखते हैं। अब ब्रांच ये तीनों हो गया है। यहाँ पर देखते हैं डीसी में कितना फ्लो कर रहा है और बीसी में कितना फ्लो कर रहा है। बीसी में जो है सो I1 - I3 है। बीसी में I1 - I3 है और डीसी में I2 + I3 है। ये दोनों को ऐड कीजिए। I1 - I3, I1 - I3 सो 6/17 एम्पियर। और डीसी में I2 + I3 ये 4/17 एम्पियर। ये दोनों को ऐड कीजिए, इतना आया। ठीक है, तो इस तरह से आप सबको जगह हमने बता दिया कि किस में कितना करंट बह रहा है। बीडी में जो माइनस आया, माइनस क्या कहता है? माइनस कहता है कि करंट जो है सो बी टू डी नहीं जा रहा है, डी टू बी जा रहा है। जिधर हमने सोचा था कि करंट जाएगा उसका अपोजिट जा रहा है, इसलिए साइन माइनस आ गया। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम डी टू बी एंड नॉट बी टू डी, बस ये यही बता रहा है। तो सारे करंट आपको मिल चुके हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कि क्या करते हैं। पहले 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन ले आते हैं और जब 3 वेरिएबल का इक्वेशन रहता है तो 2 ठो इक्वेशन से एक वेरिएबल को हटा दिया। जैसे I3 को हटा दिया, I1 I2 में एक इक्वेशन आया। वैसे 2 3 या 3 1 जो भी लेना होता, 1 2 छोड़कर कोई भी दूसरा पेयर आप ले लीजिए, आपको एग्जैक्टली सेम चीज आएगा। और ये दोनों को सॉल्व करके I1 I2 का वैल्यू निकाल लिया। फिर जो 1 2 3 में से जिसमें I3 है उसमें इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हम I3 भी निकाल लिए। ओके, आप इसे चाहते तो एक दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप उसको क्रेमर रूल कहते हैं। उसमें डिटरमिनेंट यूज करते हैं लेकिन इमीडिएटली बन जाएगा यदि आप हवा में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो तो। क्रेमर रूल, ये जो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं उसको एक साथ में लिखते हैं। ठीक है, तो हम तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं यहाँ पर।
इस इक्वेशन को हम ले आते हैं, मैं लिखूं क्यों, कॉपी पेस्ट करता हूं मैं। एक इक्वेशन ये हुआ, तीसरा इक्वेशन ये है, और दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हमें क्रेमर्स रूल लगाना है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं I1 का वैल्यू कितना होगा, यहां पर लिखेंगे I1, यहां पर लिखेंगे I2, यहां पर लिखेंगे I3, और यहां पर लिखेंगे 1, और ये डिटर्मिनेंट लिखेंगे। वन में जो डिटर्मिनेंट है यहां पर है, वो ये तीनों से जो बना हुआ है वो लिखेंगे। 2 - 1 2, 2 - 1 2, ये है -1 2 5, और लास्ट में है 1 4 1 4, ये कितना है 2। ये I1 I2 I3 का कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बना वो है। यहां पर आते हैं, I1 का यूज कर रहे हैं तो I1 के जगह पर हम ये वाला लिखेंगे जो इसके लास्ट में है 0 0 2 0 0 2, और बाकी सब जो है यही डिटर्मिनेंट्स उतार देंगे, केवल पहला वाला चेंज होगा, बाकी यहाँ पर जो कुछ भी है -1 2 5 जो यहाँ मुझे नजर आ रहा है, -1 2 5, दूसरा है 1 4 2 1 4 2। इसमें चलते हैं, I2 के जगह पर जो है सो हम वही लिखेंगे, बाहर वाला है 0 0 2 0 0 2, और जो यहाँ पर है 2 - 1 2। I3 की जगह पर वही लिख देंगे 1 4 2। I3 की जगह पर जो है सो हम लिखेंगे जो इधर कॉन्स्टेंट्स है 0 0 2, और बाकी इधर लिख देंगे 2 - 1 2 -1 2 5। अब आप इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, तो यही मेथड यूज कीजिए, और नहीं तो फिर दूसरा मेथड यूज कीजिए। मैं यहाँ पर इसका सीधा वैल्यू लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट का निकाल के। यही बोला था मैंने कि जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हवा में कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता है। ये आ जाएगा आपका -12, ये होगा आपका -18, ये होगा आपका 6, और ये होगा आपका -51। यहां से आप देख लीजिए, पहला वाला और लास्ट वाला लीजिए, ये दोनों को भूल जाइए। I1 कितना आया 12/51, 4/17 एम्पियर। I2 यहां से देख लीजिए 18/51, मतलब 6/17 एम्पियर। और I3 जो है सो वो आ गया यहाँ से आपका, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया 2/17 एम्पियर। तो इस तरह से एग्जैक्टली सेम वैल्यू आया, लेकिन ये जो सेम वैल्यू है वो जल्दी आ सकता है यदि आप इसको कैलकुलेशन कर सको तो। ओके, अब वापस चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, आप इस सर्किट को देखिए जरा सा। ये सर्किट हमने समरी में बताया था कि 10 एम, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये दोनों सिमेट्रिकल है, आप समरी में देख सकते हो। ये 5 ओम है तो ये दोनों भी सिमेट्रिकल है। ये 10 कहता है कि भाई एक इंड मेरा यहाँ पर कनेक्टेड है, और दूसरा इंड मुझे दूसरा से कनेक्टेड है दो रास्ते से, एक रास्ते में 5 ओम और दूसरा रास्ता में 5 और 10 ओम। ये कहता है मेरा भी एक इंड जो है सो यहीं से कनेक्टेड है, और दूसरा इंड जो है वो 5 ओम से कनेक्टेड है एक रास्ते से, तो एक रास्ते से 5 ओम 10 ओम है। जो ये देख रहा है वो ये देख रहा है, तो मतलब ये 10 ओम और 10 ओम सिमेट्रिक है, ये 5 ओम और 5 ओम सिमेट्रिक है। तो जो करंट यहाँ बहना चाहिए वही करंट यहाँ बहना चाहिए, जो करंट इस 5 ओम में चलेगा वही 5 ओम में चलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो वो करंट सेम है या नहीं है, I1 और I2 + I3 दोनों सेम आना चाहिए। AB और DC में सेम करंट है या नहीं है, आंसर में जाकर देखते हैं। AB और DC दोनों में सेम करंट है, 4/17 4/17, हाँ है, ठीक है। और दूसरा था कि BC और AD, ये पांचों वाला BC और AD में सेम करंट है या नहीं है। BC जो है किधर है, BC ये है BC, और ये है AD, इसमें देखिए सेम करंट है या नहीं है, 6/17 6/17।
तो सिमेट्री यहाँ काम कर रहा है। तो आपको अब हम अगला मेथड बता रहे हैं जो कि लाइफ और इजी कर देगा। 3 इक्वेशन आपके पास रहेगा तो आप जो परेशान होते रहोगे उसको सॉल्व करने में, लेकिन सिमेट्री आएगा तो जो है आपका लाइफ थोड़ा सा इजी कर देगा, क्योंकि अब आपके पास 2 ही इक्वेशन आएंगे। यहाँ पर पहले इसको बना लेते हैं एक बार। ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन बैलेंस नहीं है। और कितना था यहाँ पर, ये था 10 ओम, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 10 वोल्ट और ये है 5 ओम। अब आपके पास एक ए 3 ठो है इक्वेशन, 3 ठो लूप है, लेकिन पहले सिमेट्री यूज करते हैं। और सिमेट्री यूज करके हम तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो सिमेट्री को यूज करके हम करेंगे। यहां से करंट जो जा रहा है उसको हम कहते हैं I1 प्लस I2। इसमें चला गया I1, इसमें चला गया I2। अब ये जो करंट इसमें, ये दोनों 10 ओम जो सो सिमेट्रिक है, तो जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वही करंट इसमें फ्लो करेगा I1। ये दोनों जो है सिमेट्रिक है, तो I2 करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो करेगा I2। बाहर निकल गया I1 प्लस I2। ठीक है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। इसमें कितना करंट जा रहा है आप देख लीजिए। जंक्शन लॉ लगाएंगे किरचॉफ का। I1 करंट इधर से आया, I2 इधर चला गया, इधर कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I2 करंट जाएगा। बस हो गया। अब देखिए आपके पास लूप 1 लीजिए, लूप 2 लीजिए, दोनों आपको सेम इक्वेशन देगा, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन देगा। मैं ये आप घर पे कीजिएगा, मैं केवल लूप 1 लेके एक इक्वेशन बना देता हूँ। तो लूप 1 में क्या है, देखिए 10I हो गया, यहाँ पर जो वोल्टेज यहाँ से चल रहे हैं करंट के डायरेक्शन में हम भी, तो 10I1 हुआ। इधर चल रहे हैं सेम करंट के डायरेक्शन में, 5 है I1 माइनस I2। और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक हमारा ये है, ये हमारा लूप है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -5I2 इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन दिया जो है आ रहा है 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। लूप 2 लेंगे तो भी आपको एग्जैक्टली सेम इक्वेशन मिलेगा, तो हम नहीं लेते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद हम चलते हैं लूप 3 में। लूप 3 में इधर से चलना शुरू किए, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से। तो यहाँ से चले -10 वोल्ट, लोअर टू हायर पोटेंशियल गए, तो ये -10 वोल्ट, ये +10। इसमें करंट कितना है, I1 प्लस I2। इधर चल रहे हैं 5I2 प्लस इसमें चल रहे हैं 3 कहाँ से आ गया, 10I1 इक्वल टू 0। सब मिलाकर आप इसको यदि सजा कर लिखेंगे तो आपको मिलेगा 4I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन जो है केवल 2 वेरिएबल में है, तो अब लाइफ इजी है, ये दोनों को सॉल्व कीजिए। जब आप ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो जो है सो आपका इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा I1 इक्वल टू 4/17 एम्पियर। I2 जो है यहां से दिख रहा है, I2 किधर है, I2 जो है सो 1.5 टाइम ऑफ I1 है, तो ये हो गया 6/7 एम्पियर। और बस 2 ही तो बताना है आपको। अब यहाँ से I1 I2 वैल्यू निकल गया है, तो सारे सेक्शन में जो जो जा रहे हैं करंट आप बता सकते हो। इसमें 4/7, इसमें भी 4/7, इसमें 6/17, 4/7 नहीं 6/17, इसमें भी 6/17, और इसमें I1 माइनस I2। ये आपका था ABCD। BD में जो है, BD नहीं, हाँ BD है, क्या है, हाँ BD में, BD सेक्शन में जो करंट है वो है I1 माइनस I2। ये दोनों को आप माइनस कीजिए, -2/17 एम्पियर। माइनस का मतलब है कि करंट जो है सो B टू D नहीं जा रहा है, D टू B जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि यदि आप सिमेट्री यूज करते हो तो कितनी आसानी से बना सकते हैं।
लेकिन एक बात यहाँ पर कॉशन का है कि यदि आपको डाउट हो कि ये सिमेट्री है या नहीं है तो मत यूज कीजिए, क्योंकि यदि आपने गलत तरीके से सिमेट्री यूज कर लिया तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। जबकि ये जो मेथड है जिसमें सिमेट्री यूज नहीं किया गया है, बिना सिमेट्री का बनाया हुआ मेथड, यहाँ पर जो है सो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। प्रॉब्लम बस ये है कि आपके पास 3 इक्वेशन इस केस में आ रहे हैं, एक ज़्यादा इक्वेशन आएंगे और उसे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और गलती होने का भी चांसेस ज़्यादा है यदि आप अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा अडेप्ट नहीं है तो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a battery storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm। ये आपका बैटरी है, बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसको जो है सो सप्लाई यहाँ पर दे रहा है, डीसी वोल्ट दे रहा है और उसको चार्ज कर रहा है, और इसमें साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये कितना है, इसका ईएमएफ है 8 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आधा ओम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15.5 ओम है। 120 वोल्ट यहाँ पर है लगा हुआ है इसे चार्ज करने। अब देखिए जब इसको चार्ज करेगा तो कैसे चार्ज करेगा, करंट यूजुअली किधर बहता है, यदि हम इसको लोड के साथ देते, इस बैटरी को हम लोड के साथ में लगा देते, इसको यूज कर रहे होते, इसको डिस्चार्ज कर रहे होते, तो करंट हमें लेफ्ट में बहता क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। अब करंट को लेफ्ट में ना बहाकर राइट में बहा दें, मैंने हम जो सप्लाई जो हम चार्ज कर रहे हैं, सप्लाई हमारा जो है ये 120 वोल्ट का जो सप्लाई है, इसको ऐसा कर दें तो अब करंट जो है सो इसमें ऐसे बहेगा, राइट, लेफ्ट टू राइट बहेगा, और तब ये क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा। सारी बैटरियाँ चार्ज नहीं होती है, कुछ चार्जेबल बैटरी होती है वो चार्ज होंगे और तब उसमें इस तरह से आपको चार्ज करना पड़ेगा। What is the terminal voltage of the battery during the charging? अब देखिए इसमें जब चार्ज होना शुरू हो गया तो टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। टर्मिनल मैंने एक टर्मिनल इसका बैटरी का यहाँ पर है ए और दूसरा जो निगेटिव टर्मिनल है वो बी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है मैंने वी ए बी वही पूछा जा रहा है आपसे। ओके, तो देखिए ये वोल्टेज आपका है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आप देख लीजिए। जो करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें आई, उसका वैल्यू कितना होगा, तो इसमें हम किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, और नहीं तो आप कहोगे दो बैटरी इसमें है जो सीरीज में कनेक्टेड है, राइट, एक बैटरी ये एक बैटरी ये, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और पोलरिटी दोनों का अपोजिट है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ हिट कर रहा है, तो ये इसका पोलरिटी जो है सेम नहीं है। यदि पोलरिटी ऐसे रहता है ना, बहुत सारे बैटरी आप ऐसे लगाते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तब आपको सबका समअप मिलता है। नेट जो ईएमएफ है आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ वो सबका समअप होता है, सबका एडिशन होता है। लेकिन जब यहाँ उल्टा कर देते हैं तो इसका पोलरिटी को भी अकाउंट में रखना है, तो ये उल्टा जब हम कर देते हैं, एक बैटरी यहाँ पे लगाइए ऐसे और एक बैटरी ऐसे लगाइए, दोनों जो है प्लस माइनस माइनस प्लस, उल्टा करना था ना, उल्टा किए कहाँ, माइनस प्लस ये बोला। ऐसा यदि हो जाए तो आपको कितना करंट आएगा, उससे जीरो करंट आएगा यदि दोनों आइडेंटिकल बैटरी है तो, क्योंकि ये दोनों दूसरे का, इसमें इससे करंट इधर जाना चाहता है, इससे करंट इधर जाना चाहता है, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। यहाँ पर ऑपोजिट वैसे ही है, तो जो नेट ईएमएफ है वो आपका हुआ दोनों का डिफरेंस, सो 120 वोल्ट माइनस इसका कितना है 8 वोल्ट होल डिवाइडेड बाय, सीरीज में है तो सीरीज में रेजिस्टेंस सबका जुट जाएगा आर प्लस आर, और ये आ गया आपका 112 डिवाइडेड बाय आर जो है 15.5 है, ये आधा है 16 हो गया, तो ये कितना आ गया 112 बाय 16, ये आपका आ गया 7 एम्पियर। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, अब हमें हमसे ये करंट नहीं पूछा है, 7 एम्पियर आ गया, करंट यहाँ से बताना है, टर्मिनल वोल्टेज बताना है, ए और बी के बीच में जो वोल्टेज बताना है। तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पर कितना ड्रॉप किया 8 वोल्ट, जिधर करंट जा रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो ड्रॉप पॉजिटिव होगा आई आर। यूजुअली जब आप देखते हो किसी बैटरी में, आपने बुक में भी देखा होगा कि वहाँ पर जो है ये भी, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वी ए बी,
वो आपको नजर आ रहा है ई माइनस आई आर। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, जब बैटरी से निकल कर करंट जा रहा है। यहाँ उल्टा हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, बैटरी में करंट जा रहा है, तो ये साइन जो माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस हमेशा आप देखिए इस रास्ते से चलिए। ए टू बी में जा रहा हूँ, यहाँ पर कितना ड्रॉप किया, ई जितना है उसका ईएमएफ वो ड्रॉप किया। यहाँ पर कितना ड्रॉप किया, देखिए जिधर करंट जा रहा है मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तो जो ड्रॉप है पॉजिटिव है, आई आर है। इस ये माइनस आई आर लेके यहाँ पर गलत नहीं कर देना है। आई का वैल्यू निकाल ली है 7 और आर का वैल्यू है 0.5। 7 टाइम्स 0.5 सो 3.5, 11 एंड 3.5, 11 8 एंड 3.5, 11.5 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग। ये आर क्यों लगाया है, डायरेक्ट क्यों नहीं हम चार्ज कर सकते थे, यहीं से डायरेक्ट लगा देते तो। आप डायरेक्ट यदि लगा देंगे तो करंट इसमें कितना फ्लो करेगा, अब सोच के देखिए, निकाल कर देख लेते हैं कितना फ्लो करेगा करंट। करंट विदाउट आर, आई कितना हो जाएगा, अब इस 120 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय कितना, जस्ट 0.5, ये आ गया 112 और उसका डबल हो गया 224 एम्पियर। ये ह्यूज है, ये इतना ह्यूज है कि ये आपका जो बैटरी है उसको खराब कर देगा, जला देगा, एक्सप्लोड कर जाएगा ये। तो उसी से बचाने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि करंट कम चले। अच्छा, आप ये पूछ सकते हो, क्वेश्चन बन गया है, आप ये पूछ सकते हो कि जब इसको हम चार्ज कर रहे हैं तो धीरे धीरे, शुरू में तो इसमें चार्ज है ही नहीं, ठीक है, चार्ज है ही नहीं, और बाद में चार्ज एकदम 8 वोल्ट पूरा हो गया, फुल चार्ज हो गया 100%, बीच में कभी 70% रहा होगा, 40% रहा होगा। तो ये जब चार्ज इसका डिफरेंट परसेंटेज है तो ये 8 वोल्ट क्यों रहेगा, शुरू जब ये पूरा डिस्चार्ज हो गया तो 0 वोल्ट देगा। हाँ, जब पूरा डिस्चार्ज हो गया तो 0 वोल्ट देगा, लेकिन यदि थोड़ा भी चार्ज होगा तो ये 1 वोल्ट या 2 वोल्ट नहीं देगा। ये बैटरी जो है इसको कहते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। इसको आप कुछ भी कर लो, ये जो वोल्टेज आपको कांस्टेंट देगा, ऐसा नहीं करेगा कि आपको वोल्टेज कम देगा। बहुत कम समय के लिए ही काम करेगा, लेकिन जितना ही समय के लिए काम करेगा ये आपको 8 वोल्ट का यदि बैटरी है तो 8 वोल्ट ही देगा, चाहे पूरा डिस्चार्ज हो जाए चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। वो क्या है कि अब काम करना इसने बंद कर दिया, 0 डिस्चार्ज हो गया है, लेकिन अब थोड़ा सा यदि चार्ज हो गया है 20%, तो भी ये 8 वोल्ट ही आपको देगा काम। बस फर्क इतना है कि जब आप इसको यूज में करोगे तो 10 मिनट में ही आपका बैटरी फिर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन जब 40% तक डिस्चार्ज हो गया है तो हो सकता है 15 मिनट तक आपका बैटरी चले। 100% डिस्चार्ज हो गया, चार्ज हो गया है, तो आपका जो है सो 1 आवर तक चले, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब भी वो चार्जिंग करेगा, आपको बैटरी सप्लाई करेगा, तो ये 8 वोल्ट पर ही काम करेगा, इसका ईएमएफ 8 वोल्ट ही रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर कोई केयर नहीं किया कि शुरू में जो है सो 8 वोल्ट, शुरू में इसका, ऐसा मैंने नहीं कहा कि शुरू में इसका वोल्टेज 0 है और बाद में जो 8 वोल्ट होगा एकदम लास्ट में जब फुली चार्ज होगा, और बीच में इसका कुछ और रहेगा, तो यहाँ कैलकुलस यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये ई चेंज कर रहा है। ई जो है सो कांस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं वो होता है वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं। पावर प्लांट से जो बैटरी जो आता है बिजली, वो होता है कांस्टेंट पावर सप्लाई, पावर वहाँ पर कांस्टेंट रहता है। ये बैटरी में यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज रहता है, और कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको कांस्टेंट करंट सप्लाई कहते हैं, वहाँ पर आप यदि उसे लगा देंगे तो करंट को कांस्टेंट आने देगा, चाहे वो जो भी कुछ कर ले। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि द नंबर डेंसिटी of free electrons in a copper conductor is estimated in example 3.1 is 8.5 times 10 to the power 28। ये n का वैल्यू बता रहा है 10 to the power 28। ये n जो है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये n कहाँ आता है, यदि हम आप कैलकुलेट करते हैं इसका j, जस्ट स्केलर लेते हैं NeVd, करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वहां पर आता है। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3 मीटर। ये जो 3 मीटर लंबा वायर ले लीजिए आप, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 3 मीटर लंबा है, और 3 मीटर लंबा तो बहुत जगह आप कोई एक्सटेंशन बोर्ड में देख सकते हो।
3 मीटर लंबा मिल जाएंगे आपको। ये जो है सो 3 मीटर लंबा है। एन का वैल्यू दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो है चलकर यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन को कितना देर लगेगा, टाइम। टी इक्वल टू 0 पर चलना शुरू किया, इस इंड पर पहुंचने में उसे टाइम t0 लगा इस ए बी रॉड का। वो t0 का वैल्यू कितना है, कितना देर के बाद एक इंट से दूसरा इंट में आ जाएगा। इसका और भी चीजें दे दिया है, इंफॉर्मेशन है कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, एन दे दिया है, ठीक है, एल दे दिया है और करंट भी दे दिया है। इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। इसमें जो करंट जा रहा है वो 3 एम्पियर का करंट है, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगाएं हम t0 निकालने के लिए। t0 जानने के लिए कि कितना देर लगेगा, यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहा है। इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल में जिस स्पीड से चलता है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd से दिखाते हैं। और यहाँ पर ये फार्मूला आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है सो हमें निकालना होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, J = NeVd। यहाँ से आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया, J/Ne। आप बोलोगे J क्या है, J है इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, और वो होता है J का वैल्यू I/A। करंट डेंसिटी है लेकिन ये होता है करंट पर यूनिट क्रॉसिंग पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ से जितना करंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना क्रॉस करता है उसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। तो J की जगह पर हम I/A लिख देते हैं। तो Vd देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारे जो वेरिएबल का वैल्यू है, I दिया हुआ है 3 एम्पियर, A क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन चार्ज हमें पता ही है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो Vd हमें मिल गया। टाइम कितना लगेगा, टाइम जो है वो लगेगा, ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है। Vd जो है सो आप याद समझ लीजिए, ये एक्सेलरेटेड नहीं है, कांस्टेंट है। तो हम कांस्टेंट के लिए जो फार्मूला लगाते हैं, V = S = Vt। तो टाइम कितना लगेगा, L/Vd। L का वैल्यू तो L है और Vd की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं I, सब चला गया ऊपर में ANE। तो ये आपका जो है वैल्यू है LANE करंट I। टाइम लगेगा 3 मीटर क्रॉस करने में। न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, 3 मीटर लंबा बोला रॉड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 6, कितना दिया है 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶। n का वैल्यू कितना दिया है 10⁻28 है, 8.5 10⁻28। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। I का वैल्यू कितना है 3 एम्पियर बोला था, राइट, 3 एम्पियर बोला था। ये 3 खत्म, ये 8.5 × 2 17 × 1.6, और इधर आ गया आपका, ये कितना आ गया 10⁻9, और यहाँ पर 6 है तो 3 आ गया, 3 आ गया, इतना सेकेंड। ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा देखिए, 16 256 हुआ, और 116 और 256, 256 66, 272, 256 और 62 72, ठीक है, इतना आया। तो 27.2 × 10⁻³ सेकेंड ये आपका टाइम है। ये अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम है 272 × 220, इतना सेकेंड है, 27,000 सेकेंड। इसको आवर में यदि कन्वर्ट कर ले तो आपको आ जाएगा समझ में। एक आवर होता है 3600 सेकेंड, ये 2 जीरो चला गया, अब भी ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट 7 आवर, 7 आवर के अराउंड है, कुछ भी है, आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो एग्जैक्ट। तो 7 घंटा लगेंगे इस 3 मीटर का जो कंडक्टर है वहाँ उसको पार करने में, एक इलेक्ट्रॉन को, ए इंड पर जो इलेक्ट्रॉन है ये, इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा 7 घंटा, 7 आवर्स तक का टाइम लगेंगे। तब तक 7 आवर तक आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि
हर जगह के इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इमीडिएटली डेवलप हो जाता है, उस लाइट के स्पीड से डेवलप होता है। और एक बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया तो हर जगह के इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तभी करंट बहेगा, वैसा नहीं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो क्या वो काफ़ी नहीं था? आपकी जस्ट बगल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, वो काफ़ी नहीं था क्या? काफ़ी था। करंट तो फ्लो कर रहा है यहाँ पर भी। तो इस यहाँ से करंट फ्लो कैसे कर रहा है 3 एम्पियर का, यदि ये वाला आने में 7 घंटा लगता है? इसलिए कि यहाँ पर जो इसके इमीडिएटली बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल जाएगा। 1 मीटर के आगे जो इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल गया। अब देख लीजिए वो कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 1 सेकंड में। 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर मतलब 3 कूलाम पर सेकेंड। यहां से निकाल सकते हो आप 3 कूलाम पर सेकेंड। 3 कूलाम बहुत ज्यादा है। हाँ, तो 3 कूलाम यहाँ पर बहुत सेकंड है, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3 कूलाम में आप निकाल सकते हो कि 1 कूलाम जो है कितना चार्ज है। बहुत कम चार्ज है। 1 कूलाम जो अच्छा खासा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 टाइम 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। अच्छा खासा पास कर रहा है। और रीजन अच्छा खासा क्यों पास कर रहा है? ये पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करने के लिए रेडी है, वो हर जगह है। ये तो डेंसिटी है ना, यहाँ पर भी उसी डेंसिटी में है, यहाँ भी वही उसी हिसाब से है, हर जगह उसी हिसाब से। इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पास करता है। इसलिए जो है हमारे पास अप्रोप्रिएट नंबर का एक करंट जो है हमें मिलता है। कहाँ करंट है? ये 3 एम्पियर। तो ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.9 और लास्ट क्वेश्चन था। और ये चैप्टर खत्म हुआ। यदि कोई डाउट हुआ हो, आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ हो, तो आप जो है सो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।